जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर। तो दोस्तों ओसीएस गिरी पर तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेट नंबर 3 है। तो ये आपका सिविल सर्विस से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप तो इन सब में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यस जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस जलवायु में वर्षा वर्ष भर होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर तक ही होती है। देखिए, अगर इसके चक्कर में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कंफ्यूजन ये है कि आप इसमें भूमध्य सागर को भी लगा बैठेंगे, क्योंकि देखिए भूमध्य सागर का भी 30 से 45 विस्तार है। ठीक है, अक्षांश विस्तार है और अंतर है तो वर्षा की, है ना। तो फिलहाल इसका पहले हम करेक्ट आंसर बता दें। जो 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो चीन तुल्य में जलवायु में बरसात होती है ऐसे। ठीक है, और इसका विस्तार 30 से 45 अक्षांशों के बीच है ना। और पूर्वी भाग में इसका बरसात जो है तो इतना, लेकिन अगर हम भूमध्य सागर की देखिए, इसका विस्तार 30 से 45 है, लेकिन इसकी बरसात जो होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 40 से 80। अगर मानसूनी की बात करें तो मानसूनी और सवाना दोनों का विस्तार एक जैसा ही, सेम टू सेम 10 से 30 डिग्री, इसका भी 10 से 30 डिग्री, लेकिन बरसात अलग अलग है। यदि हम मानसूनी की बात कर लें तो इसका 40 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम सवाना, आप सुने होंगे सवाना घास का मैदान भी, है ना, तो इसमें बरसात जो होती है 25 से 100 के बीच में, है ना, 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार आपका चीन तुल्य जलवायु हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है, दूसरा है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कोरियोलिसिस बल के अभाव के कारण भूमध्य रेखा के पास नहीं हो पाती है। हमें क्या देखना है, सही वाले, सही कथन को चुनना है। तो ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। यह भी सही बात है। संघनन की गुप्त ऊष्मा से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख में वायु का निरंतर उत्थान होता रहता है ताकि निम्न दाब बना रहे। ये कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं मिला है, तो फिलहाल ये गलत ही है। तो पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात कर लें तो उष्णकटिबंधीय का जो विस्तार होता है वो कर्क से, चाहे उष्णकटिबंधीय जो भी चीजें हो, यहाँ चक्रवातों की बात हो कोई दिक्कत नहीं है, कर्क से मकर के बीच में। ठीक है, कर्क से मकर के बीच में, है ना। ये जो है कर्क और मकर, यहाँ से बीच में भूमध्य रेखा होता है, तो इन दोनों के बीच में इसका विस्तार होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं या करता है। ठीक है, तो लवणता को प्रभावित करना है समुद्र जल की। ठीक है, महासागरों की वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ जाएगी, तो ये सही है। ताजे जल की आपूर्ति, अगर ताजा जल मिल जाए
यानी कि नदियों द्वारा ताज़ा जल इसमें समाहित हो जाए, बरसात हो जाए, तो इस तब भी क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी। यहाँ पे अधिक हो रही है, यहाँ पे कम, लेकिन इसमें प्रभावित करने की बात कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रही पवने, ये भी जो पवने आती हैं इससे भी क्या होता है, जैसे महासागरीय धाराएं हो गई और ये पवने हो गई, हवाओं के माध्यम से आप आमतौर पे उस पर क्या होता है, झाग टाइप का होता है, ठीक है, तो वो इकट्ठा एक किनारे होने लगता है। इससे भी क्या है, एक तरफ की लवणता अधिक हो जाती है किनारों की और बीच की कम हो जाती है। तो ये भी दोनों फैक्टर काम करेंगे, और बरसात तो ही है, तो सभी हो जाएंगे। और क्या, सारे के सारे महासागरीय लवणता को, जल लवण को प्रभावित करेंगे। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। महासागरों पर वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षण की मात्रा 7% कम होती है, जबकि महाद्वीपों पर 7% अधिक होती है। तो हमें इसमें क्या देखना है, सही कथन चुनना है, ठीक है। तो सही कथन में देखें तो ये तो पहला सही है। देखिए, महासागरों पर वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षण की मात्रा 7% कम होती है। वर्षा महासागरों में 7% कम होता है, जबकि महाद्वीप जो होते हैं, जहाँ पे लैंड है, वहाँ पे 7% अधिक बरसात होती है। धरातल पर गिरने वाले जल का 59% भाग महासागरों से वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में चला जाता है। तो ये सत्य वचन है। इससे जो होता है, इस वाष्पीकरण होने के बाद फिर संघनन होता है, तो ये महासागरों से ही होता है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, एक और दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरंगे जल की क्षैतिज गति हैं, जिनमें जल छोटे वृत्ताकार कणों के रूप में गति करता है। इसमें हम लोग पहले देख लें क्या करना, सही ढूंढना है। तो इसको अगर देखें तो ये तो सही है, तरंगे जल की क्षैतिज गति है, जिसमें जल छोटे वृत्ताकार कणों के रूप में गति करते हैं, तो ये पहला तो सही होगा और हमें सही ढूंढना ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हम लोग, अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं, तो ये भी सही है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, तरंगे सतह से लेकर गहराई तक जल को प्रभावित करती हैं। तरंगे सतह से लेकर, ये गलत है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है नदी समुद्र से संबंधित बातें कही जा रही हैं। मान लीजिए ये समुद्र है, तो इसमें देखिए अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति उत्पन्न करते हैं। यानी कोई भी चीज जैसे तरंगे ऐसे लहरें मारती हैं, तो ये तरंगे ही हैं, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही, तो इस हिसाब से तरंगे सतह से लेकर गहराई तक जल को प्रभावित करते हैं, नहीं करते हैं। नीचे वाले तो इससे सेम रहते हैं, ऊपर वाले ही ज्यादा मोशन में रहते हैं, ठीक है। ये और ये धरातल मान लीजिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी 36 गति करते हैं, ये भी है, जिसमें जल छोटे छोटे वृत्ताकार कणों के रूप में गति करता है, तो दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ समुद्र से संबंधित चीजें हैं, तो करेक्ट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता निम्नलिखित में से किन कारकों पर आधारित होती है? क्या क्या फैक्टर रहते हैं जिससे ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में अंतर मिलता है? तो पहला देखिए, सागरी जल की गहराई, ये भी सही है, क्योंकि जो जल की गहराई है या कम या ज्यादा होने की वजह से ज्वारभाटा भी की ऊंचाई कम या ज्यादा होती है। सागरी तट की रूपरेखा भी फैक्टर है। जल का खुला, सागर का खुला या बंद होना, ये भी फैक्टर है। तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, किसी भी सागरी जल की लवणता वर्षा, वाष्पीकरण एवं मिश्रण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो ये तो सही है, वर्षा हो रहा है या वाष्पीकरण हो रहा है, वर्षा होगा तो कम होगा और वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा होगा, है ना। तो पहला सही है।
इसमें भी सही ढूंढना है। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम व दिसंबर में न्यूनतम लवणता पाए जाने का कारण वाष्पीकरण है। जून में उत्तरी गोलार्ध मतलब जिधर हम लोग हैं, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है हम लोग, तो हम लोग क्या जून में गर्मी होती है, दिसंबर में ठंड होती है, तो लवणता का भी देखिए इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम और दिसंबर में न्यूनतम लवणता पाए जाने के कारण वाष्पीकरण है। तो भाई जून में ज्यादा गर्मी होती तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ जाएगी, दिसंबर में कम होगा तो लवणता कम रहेगी। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे ना, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें सी नंबर हो जाएगा पहला और दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन, और स्थानांतरित कृषि से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्थानांतरित करिए या झूम खेती कह दीजिए, है ना, झूम खेती भी कहा जाता है इसको। इसमें होता क्या है ना कि कुछ जंगल वगैरह काट के जला करके वहाँ खेती कर लिए, कुछ दिन बाद वहाँ से फिर दूसरी जगह करने लगे, ये स्थानांतरित कृषि हो जाती है। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। फिलहाल आगे इसमें स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कृषि की जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट पहला ही गलत होने लगा है, ठीक है। और इसमें क्या ढूंढना था, असत्य, तो असत्य तो यही है। देखिए मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तो नहीं होती है। देखिए मलावा हो गया, जावा हो गया, ऐसे क्षेत्र में, और आपके फिर उधर मेडागास्कर हो गया, कांगो हो गया, है ना, ऐसे क्षेत्रों में, मेक्सिको वाले क्षेत्र में झूम खेती होती है। थाईलैंड हो गया, और इसमें देखिए मलेशिया वाले क्षेत्र में तो है ठीक, लेकिन भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से ये तथ्य गलत हो जाता है। और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे रे कहा जाता है वियतनाम तथा मलेशिया लाओस वाले क्षेत्र में, लाओस और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर टाबी है, जैसे टाबी मेडागास्कर में कहा जाता है, खेती एक ही स्थानांतरित कृषि ही है, लेकिन ये जो देश दे रखे हैं ये गलत है। इसमें कम से कम 10-12 ऐसे हैं जहाँ पे क्षेत्रीय के हिसाब से नाम है, तो उनको भी किसी अलग वीडियो में लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिलहाल तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, स्थानांतरित कृषि को एक तो झूम खेती कहते हैं, और दूसरा अगर हम बात कर लें तो ब्रुश फैलो कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रुश फैलो कृषि। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें बोए गए खेत छोटे व कृषि औजार परंपरागत होते हैं, तो हमें क्या है, गलत वाला छांटना है। तो इस हिसाब से तो ये वाला सही हो रहा है। इसमें कृषि समय के बाद कृषक वापस पहले वाली कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने वाला चला आता है, इसे झूम चक्र कहते हैं। तो ये भी सही है, झूम चक्र, झूम खेती। तो हमें सही वाला नहीं बल्कि गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसमें पहला हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ठीक है, यानी आंसर नंबर ए सही है, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो हमें सही ढूंढना है हम लोगों को। तो देखते हैं एपीकल्चर, ये देखिए और कृषि से संबंधित विभाग आ गया, जिससे देखिए एपीकल्चर है। एपीकल्चर में क्या होता है, व्यवसायिक शहद, एपीकल्चर शहद से संबंधित है। मधुमक्खी पालन आमतौर पे लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे खेती से संबंधित इसलिए ऐसा दे रखा। व्यवसायिक शहद उत्पादन, तो सही है ये तो। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों व झाड़ियों की विशेष प्रजातियों की कृषि, तो आर्बोरिकल्चर कहा जाता है, ये भी सही है। नेमोरिकल्चर, आदिम व्यवस्था की कृषि, है ना, नेमोरिकल्चर, तीनों सही हैं और ये महत्वपूर्ण भी हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। पेट्रोलियम जल व प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित रूप में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे खनिज संसाधन से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ये देखिए अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम मतलब सब मिला जुला है ना, जिसमें देखिए जल, प्राकृतिक गैस,
साथ ही साथ आपका डीजल पेट्रोल सब दुनियादारी उसी में होता है ना, तारकोल तो असादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सही है। पेट्रोलियम कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेट्रोलियम में सारी चीजें निकलती हैं, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो। पेट्रोलियम का निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है, तो ये भी सही है। ऐसा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाखों हजारों वर्ष पहले उथल पुथल हुआ होगा, तो जंगल इत्यादि सब दब गए होंगे, जिससे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ हम कहें तो जो माइंस होती हैं, यानी कि कोयले की खानें, वो भी इन्हीं की वजह से जमीनी में प्राप्त होती है। तो इसमें क्या हमें सत्य ढूंढना था, तो सत्य तो सभी हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।